हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाइस वर्सिटी। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग बताया। आज हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब इट, क्योंकि इससे आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस मुझ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। तो एक सरल भाषा में हमने सीखा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किस तरह से पॉजिटिवली मैनेज करते हैं और अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी कैसे फैला सकते हैं, राइट। आज हम लोग देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने का जो रास्ता है वो क्राइसिस से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये कि क्राइसिस जब तक का लाइफ में नहीं आता तब तक का इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा खुद का हमें पता नहीं चलता है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में तो हम लोग नॉर्मल रह सकते हैं, हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस मेंटेन रहता है। लेकिन जब क्राइसिस आती है तब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, उससे पता चलता है, राइट। तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू बिहेव इन क्राइसिस। तो हम लोग एक एक करके सारी टेक्निक्स को देखेंगे जिससे हम लोग कैसे हमारे EI को इंप्रूव कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की ये जो टेक्निक्स है, दे आर नॉट रियली ईजी टू फॉलो, बट दे बिकम वेरी ईजी जब आप इसे प्रैक्टिस से फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये कि जितने भी इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में, दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, काफ़ी सुपीरियर है इस मामले में जब उन्होंने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करोगे पक्के रिजल्ट्स आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेक्निक नंबर 1, नेवर गिविंग अप। अब नेवर गिविंग अप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपकी लाइफ जो है, जो अभी आप पीसफुली जी रहे हैं, वो कुछ सिद्धांतों पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे जी रहे हैं, राइट। आपको आपके पेरेंट्स ने, स्कूल ने, टीचर्स ने कुछ ऐसी बातें बचपन से सोशलाइज करवाई है, सिखाई है, जिस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, जैसे किसी की जान न लेना, राइट। लेकिन ऐसे सिचुएशंस आती है, क्राइसिस आती है, जब हमारी यही प्रिंसिपल्स का टेस्ट रहता है और हम कितने इस पर खरे उतरते हैं ये पता तभी चलता है जब हम इन प्रिंसिपल्स के साथ चलते हैं या फिर इनसे अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो रहा है और आप झगड़े में पीसफुलनेस मेंटेन करने की जगह आप उन्हें रिएक्ट करके झगड़े के से ही रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, मेंटेन पीस एंड ऑल दैट फलाना डिमका, उस सब से आप हट जाते हैं और लास्ट में आप भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो करना क्या चाहिए? जब भी क्राइसिस आएगा, यू डोंट नीड टू गिव अप ऑन योर प्रिंसिपल्स। और ये कैसे कर पाएंगे आप? जब आप होप रखेंगे। होप किस बात की रखेंगे? कि अभी क्राइसिस आया है, मेरे प्रिंसिपल्स पे तो मैं तो बना रहूंगा, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि क्राइसिस बहुत जल्द जाने वाला है, टल जाएगा ये चीज़ और सब नॉर्मल आ जाएगा। तब जब इवैल्यूएशन होता है, यूजुअली एक दूसरे पे ब्लेम गेम आती है, बातें आती है, तो उस समय मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि मैंने क्राइसिस आने पर दल बदल लिया या फिर मैंने भी वैसा ही रूप धारण कर लिया जैसा अगला आदमी चाह रहा था। अब ये कैसे मुमकिन है? जब आप एक सच को जान लें। सच ये है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी या प्रिंसिपल्स है, उसमें और बाहर के क्राइसिस में या अगला आदमी जो आपसे झगड़ रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब ये कि अगर ये डिफरेंस आपने पहचान लिया, अगर ये डिफरेंस से आप अवेयर हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ये डिफरेंस मेंटेन करके रखोगे और इसे एक्सेप्ट करके चलने में ही भलाई है। क्योंकि अगर आप भी उनकी तरह ही रिएक्ट करोगे और क्राइसिस में आप बौखला जाओगे तो आपके डिसीजंस रॉन्ग होंगे और इस चीज़ की वजह से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट में आप 0 नंबर लाओगे, 0। इसका मतलब आप फेल लिखोगे। तो इसका मतलब ये डिफरेंस को मेंटेन करना है। ये डिफरेंस को मेंटेन करने की वजह से होप रहेगी कि सब कुछ टल जाएगा और ये होप की वजह से आप अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खरे उतरोगे, आप उसे मेंटेन करके रख पाओगे। लेट्स लुक एट नंबर 2। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसे कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें होता यह है कि आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपनी ब्रेथ्स पर फोकस करते हैं और आपके जो आने वाले विचार है, मतलब मेडिटेशन के टाइम पे आप उन विचारों को देखते ज़रूर है, उससे अवेयर रहते हैं। अभी बॉडी के अंदर क्या सेंसेशंस हो रही है उससे अवेयर रहते हैं। अब ये करना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में आप अगर अपने इमोशंस से अवेयर रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बाहर के लोगों के इमोशंस से कैसे अवेयर रह सकते हैं। खुद के अंदर स्टेबिलिटी रखोगे तभी तो दूसरों के अंदर आप स्टेबिलिटी ला पाओगे और ऐसे चीज़ के लिए आपकी अवेयरनेस, खुद के इमोशंस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपकी जो इमोशंस की अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है। आप खुद को बहुत ही धैर्य तरीके से पेशेंटली होल्ड अप कर सकते हो जब क्राइसिस आता है, और पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक से आपकी हार्ट रेट जो रहती है वो काफ़ी लो हो जाती है। इसका मतलब आप हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि एड्रेनलिन रश हो जाता है क्राइसिस के टाइम पे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस आता है, वो सब चला जाता है। इसके अलावा आपकी जो इम्यूनिटी रहती है, हेल्थ की इम्यूनिटी, ये स्ट्रांग हो जाती है। इससे आपका फोकस और अवेयरनेस बढ़ता है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप नेट पर चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर गुड प्रैक्टिशन आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेट्स लुक एट नंबर 3, बी द फर्स्ट पर्सन इन द रूम टू टेक द इनिशिएटिव। यूजुअली लोग काफ़ी क्रिप करते हैं, वाइन करते हैं, कंप्लेंट करते हैं जब क्राइसिस आता है,
कोई स्टेप नहीं लेता और सोल्यूशंस पे बहुत कम लोगों का फोकस रहता है। जब आप इनिशिएटिव लेते हो तब लोग आपको होपफुलनेस की नज़र से देखते हैं, एक अलग ही एग्जाम्पल सेट करते हो और उस चीज़ की वजह से पॉजिटिविटी फैलती है। इस चीज़ की वजह से लोगों का आपके देखने के तरफ नज़रिया है वो बदल जाता है, आपकी एक पर्सनैलिटी दिखती है, इसमें मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई दिखता है। इसी के साथ साथ आप जब इनिशिएटिव लेते हो तब आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। नाउ दिस इज क्रिएटिंग व्हाट, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही बड़ा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो यू मे ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव, अगर आप चाहे तो फेल हो जाओ लास्ट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोशिश तो की ना। इस चीज़ की वजह से लोग आपको देखने का जो नज़रिया रहता है लोगों का वो चेंज हो जाता है। लेट्स लुक एट नंबर 4। देखिए, क्राइसिस जब आता है, जब आपसे कोई झगड़ रहा है, जब आपको कोई जानबूझकर अक्यूज़ कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, आपके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, आप जानते हो कि आप गुनहगार नहीं हो, लेकिन ऐसे टाइम पर यूजुअली लोगों की आशा ये रहती है कि आप रिस्पॉन्ड करोगे और आप कहोगे कि नहीं, मैंने ये नहीं किया। अब होता क्या है कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से आपके और अगले इंसान के बीच का रिश्ता खराब होता है, बहुत प्रॉब्लम्स और बढ़ती है और रूम का पूरा एम्बियंस खराब हो जाता है, नेगेटिविटी फैलती है। करना क्या है हमें, जब ऐसे सिनेरियो होते हैं, जब कोई हमें अक्यूज़ करता है, विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है, तब हमें नॉर्मली खुद का टेम्परामेंट मेंटेन करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, जब आप ब्रीथ करोगे। ब्रीथ यानी नॉर्मली आपकी हार्ट रेट को कम करना है, इसमें काफ़ी ताकत लगती है, ये ईजी नहीं है। ब्रीदिंग करने से आपका गुस्सा बढ़ेगा नहीं, और कुछ समय बाद जब लोग इवैल्यूएशंस करते हैं, क्राइसिस टल जाता है, अगले आदमी का गुस्सा खत्म हो जाता है, तब आप उनसे सिर्फ कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपके चिल्लाने से या मुझे अक्यूज़ करने से रूट प्रॉब्लम खत्म हो गई? क्या आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिला या गिल्ट मिला? इफ़ यू आस्क देम, लोगों के देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाता है। लोग आपको काफ़ी मैच्योर्ड समझते हैं और ये देखते हैं कि ये बंदा पूरे प्रॉब्लम्स के टाइम पे शांत रहा, इसने अपना पेशेंस को कैसे मेंटेन करके रखा। ये कैसे कर पाया? क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे थे, स्लोली ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि इस समय आप अपना एड्रेनलिन कंट्रोल कर पाते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता है, और इसीलिए ब्रीदिंग इज नाइस टेक्निक ड्यूरिंग क्राइसिस। नंबर 5 इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप अपनी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करो। किन लोगों पर? उन लोगों पर जिन लोगों को अपेक्षा नहीं है इस चीज़ की। इसका मतलब देखिए, जब लोग ड्यूटी करते हैं तो उन्हें उनकी कुछ पेमेंट मिलती है, और पेमेंट के साथ साथ आता है क्राइसिस एज एन स्ट्रेस काफ़ी रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाते हैं तो जो कैशियर बैठा हुआ है और लाइन की लाइन लगी हुई है, अगर वो स्लो काम करता है तो लोग उसे चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर आप जा करके उसे थैंक्स कहते हो तो ऐसे टाइम पे उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। यूजुअली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लोग उसे चिल्लाएंगे। अगर ये अनएक्सपेक्टेड है और आपने ये कर दिया, आपने कॉम्प्लीमेंट किया कि आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे एक पॉजिटिविटी फैलती है, उसका बिहेवियर दूसरों के प्रति चेंज होने की एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो। और ऐसे में लोग काफ़ी सरप्राइजिंग हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार अचानक ऐसे बंदे ने ये भी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज लाने के लिए आपने जो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम था उसको थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर दिया। कैसे? आपने कॉम्प्लीमेंट किया। सो ग्रैटिट्यूड करने की वजह से एक पॉजिटिविटी फैलती है और इससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेट्स लुक एट नंबर 6। जब भी आप कोई टीम में, फैमिली में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, यूजुअली प्रॉब्लम्स के साथ साथ फेलियर्स भी आते हैं और फेलियर्स की वजह से ब्लेम गेम शुरू होता है। ऐसे टाइम पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फेलियर की। यूजुअली लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसने किया, उसने किया, इसने किया, सोल्यूशंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हुआ कि आपने फेलियर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, इससे आपकी मैच्योरिटी हाइट दिख रही है। अब इससे इनडायरेक्टली आपने ये भी मैसेज सेंड कर दिया कि आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हो, राइट? लीडर ऑलवेज टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फॉर सक्सेस बट फॉर फेलियर। ऐसे टाइम पे अगर आपने ये कर दिया तो लोग आपको होप की नज़र से अगेन देखते हैं, वापस से आपको देख रहे हैं। अब इससे साथ साथ हुआ ये कि एक पॉजिटिविटी फैल जाती है, ब्लेम गेम खत्म हो जाता है, लोगों का ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। और सॉल्यूशंस आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब लोग इवैल्यूएट करते हैं, जो यूजुअली होता है, उस समय आपका रैंक सबसे ऊपर रहता है। किस मामले में? इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में। लेट्स लुक एट नंबर 7। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगी, कंस्ट्रेंट्स आएंगे, लाइफ में आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज की कमी रहेगी। ट्राई टू बी अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल एज मच एज पॉसिबल। रीजन क्या है कि अडेप्टेशन मतलब क्या? अभी ऐसी एक सिचुएशन आ गई जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि पहले मेरी स्टेटस काफ़ी अच्छी थी, राइट? मुझे रिसोर्सेज मिल रहे थे, ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, लेकिन आज वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मेरा एनवायरमेंट चेंज हो गया है, मैं स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ। तो ये सिचुएशन में भी अडेप्ट करना एक आर्ट है, और अगर आप अडेप्ट कर जाते हो तो लोगों के कंपैरिजन में आप कंप्लेंट कब कर रहे हो, राइट? आप सॉल्यूशंस की तरफ फोकस कर रहे हो। यूजुअली लोग कंप्लेंट जब करते हैं तो प्रॉब्लम्स की तरफ करते हैं, पानी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऑफिस में हमको पेमेंट ढंग से नहीं मिल रही है। यहाँ चीज़ ये है कि उस समय जानबूझकर शायद आपका ऑफिस वाला करता होगा या नहीं करता होगा, ये तो काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस पर है, लेकिन उस समय आप एक चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। वो कब बढ़ाओगे? जब आप अडेप्ट कर जाओगे, जब आप फ्लेक्सिबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम लिमिट जो है वो डेडलाइन ज़्यादा थी, कम हो गई, अब आपने आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, आपने ओवरनाइट काम करना चालू कर दिया। इस चीज़ से क्या हुआ? आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन लोगों के सामने क्या दिख रहा है कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप इमोशनली मैच्योर्ड हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। दैट इज़ द रीज़न आप कंप्लेंट कम कर रहे हो और काम ज़्यादा कर रहे हो। और अक्सर यही एक्सपेक्ट किया
जाता है इमोशनली मैच्योर लोगों के साथ। लेट्स लुक एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स नंबर 8। एक जनरेशनल प्रॉब्लम फैली हुई है अभी, इंस्टेंट सर्विस प्रोविजन, इंस्टेंट डिमांड फुलफिलमेंट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड ऑल द थिंग्स ऑन द फिंगर टिप्स। आपकी जो फिंगर टिप्स है उसके ऊपर सारी डिमांड फुलफिल हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी मुझे खाना चाहिए तो मैंने कहीं से मंगा लिया, यानी मुझे कोई सर्विस चाहिए तो मुझे प्राइम सर्विस के थ्रू एक दिन में पहले ही पहुंच जाएगी। अब इससे क्या हुआ? आपकी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो काफ़ी हाई हो गई, लेकिन जब ऐसी क्राइसिस आती है जिस चीज़ की वजह से आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपको तो आदत लग गई ना कि हर चीज़ चुटकी में सॉल्व होनी चाहिए। ये चीज़ अगर होगी नहीं तो आपकी आदत आपको डिवास्टेट करके रख देगी, आपको बर्बाद करके रख देगी। क्यों? क्योंकि आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं रह पाओगे। अब आपको आदत लग गई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। तो ये जो आशा लगा कर बैठे हो ना कि हर चीज़ मुझे इंस्टेंटली मिलेगी, इसको छोड़ दो। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हुए हैं। इस चीज़ की वजह से वो लोग सोल्यूशंस पे फोकस नहीं कर पाते हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रिश्तों के अंदर दरारें लेकर आ रहा है। क्योंकि आजकल तो दूल्हा और दुल्हन भी मोबाइल के एक टैप की वजह से आपको आसानी से मिल जाती है। टिंडर पे लोग जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। ये सब गलत है या सही है ये बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। कोशिश कीजिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो एक प्रॉपर प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो आप फोकस कर पाओगे सोल्यूशंस के ऊपर, राइट? नेगेटिविटी कम फैलेगी, आप होपफुल रहोगे, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और इस चीज़ से आप मैच्योर होगे। सो दीज वर सम ऑफ द 8 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, या आप कह लीजिए सोल्यूशंस या रेमेडीज, जिससे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसे इसकी ज़रूरत है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। काइंडली स्प्रेड द लव, होप एंड पेशेंस एंड मेक पीपल इमोशनली इंटेलिजेंट इन आवर सोसाइटी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। सब नहीं मारा है तो सब मार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई विल कैच अप विद यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, stay safe, keep growing, keep learning and stay emotionally mature. Bye bye.